स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसके पहले आपने बादल राग जो आपकी कविता है उसकी व्याख्या आपने पढ़ा। इसमें हम उसी बादल राग कविता का जो अभ्यास प्रश्न है उसके प्रश्नोत्तर जानेंगे और उसके साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि जो आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ के पीछे के प्रश्न हैं वो पर्याप्त नहीं होते हैं और इस वाले पाठ में आप देखेंगे केवल 4 ही प्रश्न हैं, तो अतिरिक्त प्रश्न भी बनते हैं। तो उसके लिए आपको पाठ की व्याख्या अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आप इसके लिए जो बादल राग कविता हमने 4 पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया है, हमने उसकी व्याख्या बताई है, उसको आप जाइए पढ़िए और फिर देखेंगे आप कि कुछ और भी प्रश्न बनेंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी होंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। बादल राग, सबसे पहला प्रश्न तो मैं ये कहूंगा, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को जानने से पहले हम ये कहेंगे कि जो ये शीर्षक दिया गया है, क्या यह शीर्षक उपयुक्त है? यदि उपयुक्त है तो क्यों उपयुक्त है? इसके लिए जो प्रश्न बनता है वो क्या होता है कि बादल राग कविता का शीर्षक कितना प्रासंगिक है, तर्क सहित बताइए। तो आप वहीं दुविधा में पड़ जाते हैं। उसके लिए उत्तर ये होगा कि बादल राग, बादल आप समझ रहे हैं, राग का मतलब लय होता है, गीत होता है। तो बादल का जो गीत होगा, बादल जब गीत गाएंगे तो क्या होगा? बारिश होगी। और जब बादल बारिश के रूप में आएंगे, जब बादल बारिश करेंगे तो धरती पर हरियाली आएगी। कविता में क्या कुछ बातें की गई? कविता में यही बातें की गई हैं। कविता में बादल के बारिश करने से हरियाली तो आएगी ही, साथ में उसका प्रतीकार्थक भी बताया गया है। क्या है कि बादल क्रांति के प्रतीक हैं, और जब क्रांति का प्रतीक बादल है और बादल राग है, जब बादल का कोई गान होगा, बादल कोई गीत गाएगा तो बारिश होगी। ऐसे ही जब क्रांति दूत जो होगा, जब वो गीत गाएगा, इसका मतलब क्रांति को और ज्यादा बढ़ाएगा, क्रांति को और उग्र रूप देगा, उससे लोगों को जागरूक करेगा। तो उससे क्या? उससे जो शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ एक आवाज उठेगी और जो शोषित वर्ग है उसको अपने अधिकार मिलेंगे। ये बात कविता में की गई है। यहां से ये बात साबित होती है ना कि बादल राग शीर्षक जो है कितना प्रासंगिक है, उपयुक्त है। ठीक, दूसरा प्रश्न इसी शीर्षक से फिर बना देता हूं। ऐसे ही प्रश्न सीबीएसई आपसे पूछ सकती है। दूसरा प्रश्न क्या है? बादल राग जो आपके यहाँ कविता है उसका अन्य शीर्षक बताइए। वो अन्य शीर्षक क्या हो सकता है? देखिए, बादल राग जो कविता का शीर्षक है, यहाँ पर निराला जी ने बादल राग कविता में बादल को क्रांति का दूत बताया है। तो हम क्या कह सकते हैं? क्रांति दूत बादल, क्रांति का प्रतीक बताया है ना, तो क्रांति दूत बादल हो गया। विप्लव के वीर कविता में बात की गई है, तो दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? विप्लव के वीर हो सकता है। समझ में आया? यदि आपको और अन्य शीर्षक समझ में आ रहे हैं तो उसको कमेंट करके बताइएगा। आइए पाठ के जो प्रश्न हैं उनको शुरू करते हैं। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो जो दुख की छाया है उसे जो हमारे कवि हैं निराला जी, उन्होंने मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों को तिरती समीर पर है दुख की छाया, ये वाली लाइन बोला है उन्होंने। इसका मतलब मानव जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, ये क्षणिक होते हैं, इनका रुकना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूंजीपति और शोषित वर्ग की बात की है, तो हम उसको भी दर्शाएंगे। क्या कुछ होगा? कवि ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों व कष्टों को कहा है। मानव जीवन में सुख व दुख हवा के समान चंचल हैं। चंचल मतलब अस्थायी है। हवा एक जगह से दूसरी जगह पर तुरंत बहते रहते हैं ना, रुकती नहीं। वैसे ही मानव का जो दुख है वह भी है। ठीक, आगे, क्योंकि मानव जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। अब यहां पर ध्यान ये रखना है, कविता के भाव को भी हमें शामिल करना है। तो कविता में हमारे जो है वो अमीर और गरीब की बात की गई, शोषित वर्ग जो हमारे निम्न वर्ग के लोग हैं और जो हमारे पूंजीपति हैं उनकी बात की गई है। तो उसको भी हम इसमें बताएंगे कि धनी लोगों के पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती, गरीबों का शोषण करके वे अत्यधिक संपत्ति अर्जित कर लेते हैं।
जब्त किए रहते हैं, जमा किए रहते हैं, परंतु उन्हें सदैव क्रांति अथवा विद्रोह की संभावना बनी रहती है। यहीं पर उनके दुख की छाया है। इसका मतलब जो उनके पास क्षणिक सुख है, जो उन्होंने धन को जमा किया है, उस धन के ऊपर दुख की छाया क्रांति के रूप में आती जाती रहती है, जिसका डर उन्हें भी बना रहता है। वह अपना सब कुछ छिन जाने के डर से भयभीत रहते हैं। यही कारण है कि कवि ने धनी वर्ग के सुख को अस्थिर कहा है। ठीक, वैसे सुख और दुख किसी का भी स्थिर नहीं होता है, सबका अस्थिर होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कविता में धनी वर्ग और जो है निम्न वर्ग दो की बात की गई है, तो हम उन दोनों को शामिल करते हुए बताएंगे। ठीक, इसका आप ध्यान रखेंगे। दूसरे पर चलते हैं। असनिपात से शापित उन्नत सत सतवीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया है? देखिए, आसन के मतलब होता है बिजली ना, बिजली। ठीक, अब बिजली गिरने से शापित उन्नत सत सतवीर, अब बिजली गिरने से ऐसा तो कोई है नहीं कि जो बिजली गिरने से वह उन्नति करेगा, लेकिन यहां पर जो ये असनिपात से शापित उन्नत वाली बात है, ये क्रांति की बात की गई है। बिजली का गिरना वो बड़े बड़े पौधों को तहस नहीं, बड़े बड़े पेड़ों को, वृक्षों के ऊपर जब बिजली गिरती है तो उसको नष्ट कर देती है। ऐसे ही जब क्रांति रूपी बादल गरजेंगे, मतलब जब क्रांति आएगी तो उस क्रांति के द्वारा जो वज्रपात होगा, जो गर्जन होगा, मतलब जो एक नई चेतना जागेगी, उससे जो दमनकारी नीतियां हैं उनका दमन होगा, वे नष्ट होंगी, और इससे फिर जो छोटे निम्न वर्ग के लोग हैं उनको फायदा पहुंचेगा। उसी की बात यहां की गई है। क्या? असनिपात से शापित उन्नत सत सतवीर, इस पंक्ति में कवि ने शोषक वर्ग की ओर संकेत किया है। असनिपात का तात्पर्य क्रांति से है, जिस प्रकार भयंकर बिजली गिरने से बड़े बड़े पहाड़ खंडित हो जाते हैं, पहाड़ की बजाय यहाँ पर वृक्ष होगा। ठीक, वृक्ष खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार क्रांति से शोषक वर्ग का गर्व चूर चूर हो जाता है, और उससे जो है निम्न वर्ग को फायदा होता है। निम्न वर्ग का कभी भी नुकसान नहीं होता है। बिजली गिरने से छोटे पौधे कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। जो प्रभावित होते हैं वे बड़े बड़े वृक्ष ही होते हैं, उन्हीं की डालें टूट करके गिर जाती हैं। ठीक, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। ये अभी मैंने इसके पहले जो बातें बताई वही वाली बात यहाँ प्रश्न के रूप में पूछा है। क्या है? विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही हैं शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है? तो वही है, देखिए, विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति की गर्जन। ठीक, ध्यान से देखेंगे आप, थोड़ा सा मैं आपको शाब्दिक अर्थ बता दूं। विप्लव का मतलब होता है उपद्रव, विध्वंस। ठीक, लेकिन यहां पर क्रांति की बात की गई है। यहां पर जो विप्लव है वह क्रांति है, और विप्लव, क्रांति को विप्लव इसलिए कहा गया क्योंकि क्रांति आने से जो दमनकारी नीतियां हैं, जो शोषण करने वाली नीतियां, उनका दमन होता है। तो ये जो उपद्रव है, जो उनका विनाशकारी रूप है, वह दमनकारी नीतियों के लिए है। ठीक है ना, इसका आप ध्यान रखेंगे। समाज में जब क्रांति होती है तब शोषक वर्ग भय से कांपने लगते हैं, क्योंकि उनका धन, उनका घमंड आदि समाप्त हो जाता है। मैं यहाँ पर एक शब्द और जोड़ूंगा, यहाँ आप जोड़ेंगे कि उनका धन घमंड के साथ साथ वे दमनकारी जो नीतियां अपनाए रहते हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। छोटे ही है शोभा पाते, ऐसा कवि ने इसलिए कहा क्योंकि क्रांति से छोटे ही शोभा पाते हैं। यहाँ छोटे से आशय आम आदमी से है। ठीक, जब भी क्रांति होगी तो उसका फायदा छोटे तबके के लोगों को, निम्न वर्ग के लोगों को ही होता है, ना कि पूंजीपतियों का फायदा होता है। पूंजीपतियों का तो नुकसान होता है, क्योंकि उनके ही खिलाफ नीतियां बन जाती हैं। निम्न वर्ग को एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है उनके खिलाफ लड़ने का, उनसे मुकाबला करने का। ठीक, तो यहां पर इसलिए जब भी क्रांति होती है तो आम आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत उन्हें कुछ अधिकार मिलते हैं। यही वाली छोटे ही हैं शोभा पाते,
ये वाला लाइन, ये वाली लाइन नहीं होगी भैया। तो छोटे ही हैं शोभा पाते, मतलब निम्न वर्ग के लोगों को फायदा होता है, ठीक। और फायदा कैसे होता है? उनका शोषण समाप्त हो जाता है, ठीक। चौथे पर चलते हैं। बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है, मतलब क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो बादल आने पर क्या होता है? मौसम सुहाना होने के साथ साथ बारिश होती है, बिजली चमकती है, मूसलाधार बारिश होती है, और बिजली गिरने से जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वे भी नष्ट होते हैं। वे सब बातें क्या क्या? बादल गर्जन करते हैं, मूसलाधार बारिश होती है, पृथ्वी से पौधों का अंकुरण होने लगता है, क्योंकि पृथ्वी पर जैसे ही जल पड़ता है नए नए जो पौधे वे उगने लगते हैं, जो बीज पड़े रहते हैं वे अंकुरित हो जाते हैं। बिजली चमकती है और बड़े बड़े, ध्यान देंगे यहाँ पर, वृक्ष होगा, वृक्ष खंडित हो जाते हैं। तेज हवा चलने से छोटे छोटे पौधे हाथ हिलाते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब वे झूलते रहते हैं। गर्मी के कारण दुखी हुए प्राणी बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। ये ठीक, ये आपके प्रश्न पूरे हुए। अभी मैं आपसे बात कर रहा था वीडियो के शुरुआत में ही कि जो आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ के पीछे के प्रश्न होते हैं वे पर्याप्त नहीं होते हैं। तो उसी क्रम में एक प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया हूं, और अगले वीडियो में आप पाएंगे, ऐसे ही इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और उसमें आप पाएंगे कि वे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी होंगे। और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ यह भी सही हो, आपके लिए जानना जरूरी होगा कि जो पीछे प्रश्न दिए गए रहते हैं पर्याप्त नहीं होते हैं, ठीक। देखिए एक प्रश्न बना है क्या? बादल राग कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किसे अस्थायी कहा है? या इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि बादल राग कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अमीरों के सुख को अस्थायी क्यों कहा है? दोनों बातें। या आप कहिए किसे अस्थायी कहा गया है? तो अमीरों के सुख को कहा गया है। क्यों? थोड़ा सा आपका स्तर इस तरीके का है, आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो केवल एक लाइन का उत्तर ना बताइए, उसको तर्क के साथ बताइए, ठीक। ऐसे ही अमीरों के सुख को अस्थायी क्यों कहा गया है? तो उत्तर क्या होगा? मानव जीवन में सुख व दुख हवा के समान चंचल है अथवा अस्थायी है, क्योंकि मानव जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, और सुखों पर सदैव दुख रूपी बादल मंडराते रहते हैं। अमीर व समृद्ध व्यक्तियों के पास सुख के हर साधन मौजूद होते हैं, जिन्हें उन्होंने गरीबों का शोषण करके प्राप्त किया होता है। उन्हें उन साधनों के छिन जाने का डर सदा बना रहता है। इसी वजह से कवि ने अमीरों के सुख को अस्थायी कहा है। का समझ में आया ना? जब, क्योंकि पाठ में क्रांति की बात की गई है, तो जब भी क्रांति आती है तो परिवर्तन होता है, और परिवर्तन जब होगा तो जो निम्न वर्ग है, जो आम आदमी है, वो जागरूक हो जाएगा। जब वो जागरूक हो जाएगा तो जिस तरीके से अमीर या पूंजीपति अपना धन अर्जन कर रहे थे, उस तरीके में, उस विधि में व्याधा पड़ेगी, क्योंकि जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो जागरूक हो जाएगा, वो जान जाएगा कि हमारा शोषण हो रहा है, तो वो उसमें शामिल नहीं होगा उनकी नीतियों में। यहां से उनका जो सुख है वह छिन जाएगा, और यही वजह है कि वह अस्थिर बताया गया है। समझ में आया? ठीक। आज की वीडियो में इतना ही। एक प्रश्न हमने आपके लिए यहाँ सैंपल के रूप में, कहिए उदाहरण के रूप में दिखा दिया आपको। अगले वीडियो में जब मैं आपसे मिलूंगा तो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलूंगा। आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, और उसके साथ साथ पहले इसको आप नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, ठीक। ये और इसके बाद ये, ठीक। अब फिर से वही बात, अब इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, और आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।